तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 का 5वां एपिसोड भी अब आ चुका है। यहाँ पर ये जब स्टार्ट हुआ था तो डेयरडेविल का हमें नया सूट देखने को मिलता है। फिस्क और भी ज्यादा क्रूअल हो चुका है एंड केरन एंड मैट वापस से एक साथ हैं। जहाँ पे इसके एपिसोड नंबर 1 का नाम है नॉर्दर्न स्टार और ये एक शिप है जो कि न्यूयॉर्क में एंटर करती है एंड डेयरडेविल अपने ब्लैक सूट के अंदर इसके ऊपर चढ़ जाता है। I mean इसके ऊपर नहीं बल्कि इसके अंदर चढ़ जाता है। जहाँ पे हमें जो डेयरडेविल का ब्लैक सूट स्टेल्थ वाला देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट होता है क्योंकि उसके ऊपर जो चेस्ट पे DD लिखा होता है वो एकदम ही कॉमिक से रिजेंबल करता है। एंड जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, कॉमिक्स में भी डेयरडेविल के कई सारे सूट्स थे जिनमें से एक येलो वाला सूट, एक रेड वाला सूट और एक ब्लैक वाला सूट काफी ज्यादा पॉपुलर था। जहां पर इस शिप के ऊपर हमें काफी अच्छा खासा फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है जिसमें डेयरडेविल लोगों के हाथ पैर भी तोड़ देता है। एंड ये फाइट सीक्वेंस देखकर मुझे रियलाइज हुआ कि भाई बंदा ये किसी को मारता भले नहीं है, मतलब जान से नहीं मारता, लेकिन ऐसे मारता है कि वो 6 महीने तक रिकवर ना हो पाए। जहां पर इस सीक्वेंस के दौरान जब भी हमें मैट अपना रेडार सेंस यूज करता हुआ दिखता है तो हमें एस्पेक्ट रेशियोज बड़े और छोटे होते हुए दिख जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो किसी चीज पे फोकस कर रहा है या फिर वो वाइड एंगल में सोच रहा है। I mean, उसका रेडार सेंस जब भी ज्यादा चीजों को फिल्टर आउट करने की कोशिश करता है, ज्यादा चीजों को सुनने की कोशिश करता है या फिर किसी एक चीज पर्टिकुलर चीज पे फोकस करने की कोशिश करता है तो वो उसी हिसाब से एस्पेक्ट रेशियोज घटते और बढ़ते हैं। खैर ये कोई नॉर्मल शिप नहीं होता है, इसके ऊपर बहुत सारे एम्यूनेशन होते हैं जो कि किंगपिन अपने लिए मंगवा रहा है। एंड डेयरडेविल को देखते ही उस शिप का जो कैप्टन होता है वो उसे श्रिंक कर देता है। जिसके बाद डेयरडेविल उन गन्स के एक डिब्बे में घड़ी रखता है और वहां से भाग जाता है, जो कि उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो बाद में उसे रीलोकेट करना चाहे तो इजिली उस घड़ी की आवाज को सुन के रीलोकेट कर पाए। देन हमें दिखाया जाता है कि मैट एंड केरन जोजीज बार में है जहाँ पे लास्ट सीजन का ओपनिंग हुआ था और यहीं पे फॉगी मरा था। एंड इसके बाद इस बार में काफी कुछ हंगामा होता है जहाँ पे इसी के अंदर जोजीज बार के अंदर ही मैट और केरन छुप के रह रहे होते हैं और अपनी अच्छी लाइफ बिता रहे होते हैं। जहाँ पर तुम्हें केरन अपनी अच्छी खासी ट्रेनिंग लेती हुई भी दिखाई देती है, यानी कि वो भी फाइट करना सीख रही है। एंड इसी दौरान केरन किसी को फोन करती है उस शिप के बारे में पता लगाने के लिए जो कि एक प्राइवेट जासूस होती है एंड ये नन अदर देन जेसिका जोन्स है जो कि ऑलरेडी सीजन 2 में अपीयर होने वाली है और ये कंफर्म्ड है। देन अपना किंगपिन यानी विल्सन फिस्क जो कि मेयर बन चुका है न्यूयॉर्क का, वो इन सब चीजों का यानी कि शिप के डूबने का रीजन डेयरडेविल के ऊपर डाल देता है और क्लियरली वो डेयरडेविल को आतंकवादी बता देता है। जहाँ पे इसके बाद हमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम चार्ल्स होता है और ये रिप्रेजेंट करता है वैलेंटीना डिफोंटे को। वैलेंटीना डिफोंटे वही औरत है जो दी न्यू एवेंजर्स यानी कि थंडरबोल्ट्स की टीम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड यही वो औरत है जिसने सेंट्री को भी बनाया है और यही वो औरत है जो कि स्टार्क टावर यानी कि द एवेंजर्स टावर के ऊपर अपना धाक जमा के बैठी हुई है। देन हमें जैक डुकेन एंड हेदर की अपीयरेंस देखने को मिलती है जहाँ पे हेदर उससे सवाल पूछ रही होती है एंड अपना एक फॉर्म भर रही होती है जो कि उसके आगे चल के काम आने वाला होता है, जो कि जैक डुकेन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे की ट्रायल्स में। एंड हम यहाँ पे क्लियरली एक बहुत ही अच्छी चीज नोटिस करते हैं जहाँ पे म्यूज अभी भी उसके दिमाग में घूमता है एंड उसे परेशान करता है। एंड हेदर एक बहुत ही झूठी औरत बन चुकी है क्योंकि तुम क्लियरली देख सकते हो कि उसका सवाल क्या था और उसने जवाब में क्या लिखा है। और अगर तुम्हें टाइमलाइन का नहीं पता तो मैं बता दूं, ये टाइमलाइन कुछ नियरली होगा थंडरबोल्ट्स मूवी के आसपास जो कि 2027 में टेक प्लेस करता है। तो हाँ, डेयरडेविल का सीजन 2 थंडरबोल्ट्स के आसपास ही है या फिर पहले है या फिर बाद में है, ये तो मैं कंफर्मली नहीं बोल सकता, पर इसी टाइमलाइन के आसपास है। जहाँ पे हमें बीबी रिपोर्ट्स भी देखने को मिलती हैं इस शो के अंदर जो कि इन्वेस्टिगेशन एंड न्यूज रिपोर्टिंग करती है, वो भी दोनों साइड के लिए, एक असली चेहरे से और एक नकली चेहरे से। फिर इस एपिसोड का क्लाइमैक्स आता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि एवीटीएफ वालों ने चेरी को उठा लिया है जिसके पीछे डेयरडेविल जाता है उसके अपार्टमेंट में एंड वहां पे एक अच्छी खासी फाइट होती है जहाँ पे डेयरडेविल वहीं पे है। ये जानने के बाद वहां पे और एवीटीएफ के एजेंट्स आने लगते हैं यानी कि वो गार्ड्स आने लगते हैं एंड यहाँ पे चेरी की हालत खस्ता होने लगती है और उसका दिल रुकने लगता है जो कि क्लियरली मैट सुन सकता है और उसे ये सुनकर फॉगी की याद आती है जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ जाता है एंड एवीटीएफ वाले उसके ऊपर अटैक्स करने लगते हैं। तभी कुछ गोलियां आती हैं और फटाक 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 सारे सोल्जर्स मर जाते हैं। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे पनिशर ने उन सबको मारा हो, बट तभी एक चाकू आता है जो कि कई तरफ से लड़के मैट के सामने आता है एंड उस पे लिखा हुआ होता है यू आर वेलकम एंड उस पे बुलजाई का लोगो बना हुआ होता है जो कि एक बहुत ही पीक चीज है क्योंकि बुलजाई और डेयरडेविल दोनों की ही पावर्स काफी ज्यादा सिमिलर हैं। बस बुलजाई वो इंसान है जो कि मार्वल के अंदर अपना शॉट कभी भी ना मिस किए जाने के लिए जाना जाता है और ये चीज हमेशा याद रखना कि जब भी बुलजाई कुछ फेंकेगा तो वो अपने पॉइंट पे जाके लगेगा ही। सिर्फ मैट ही है आज तक वो इंसान जिसने उसके हर एक शॉट को रोका है। I mean, हर एक शॉट को तो नहीं पर ज्यादातर शॉट्स को। और यहीं पे डेयरडेविल की रियल आइडेंटिटी यानी मैट मर्डॉक वाली आइडेंटिटी सबको पता चलते चलते रह
जाती है। फिर एपिसोड 2 ओपन होता है डेयरडेविल के लोगों के साथ, जो कि एक बिल्डिंग पे वॉल पे कोई पेंट करके बना रहा है। एंड हमें दिखाया जाता है कि चेरी हॉस्पिटल जा रहा है, जहाँ पे डेयरडेविल बैठ के उसकी धड़कनें बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है, ताकि वो ऑब्जर्व कर सके कि उसकी दिल की धड़कन रुक तो नहीं रही है, जस्ट लाइक फॉगी मर गया था। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि पॉइंटडेक्स्टर चर्च जाता है, जो कि वही चर्च है जो कि नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल के अंदर हमें दिखाया गया था, बस थोड़ा सा अलग दिखता है। और भाई अलग दिखने का रीजन भी है, काफी सारा टाइम बीत चुका है एंड थोड़ा रेनोवेट तो होगा ही। बट वहाँ पे पहुंचने के बाद बुलजाई डेयरडेविल की मदर यानी कि सिस्टर मैगी के बारे में पूछता है, जो कि ये क्लियर कर देता है कि बुलजाई को हर एक चीज पता है मैट के बारे में। वहीं पे हमें विल्सन फिस्क अपने बॉक्सिंग मैच के लिए प्रिपेयर करता हुआ दिख जाता है, जो कि अपने कोच को इतना तेज मारता है कि वो सीजे में जाके भिड़ता है। भाई साहब बहुत ही ब्रूटल है, मतलब किंगपिन के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा सवार है कि वो अपने कोच तक को नहीं छोड़ रहा। देन विल्सन फिस्क को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो कैसे एक्शन ले और डेयरडेविल और मैट मर्डॉक को रोके, तो वो अनाउंस कर देता है कि मैट मर्डॉक को हर कोई खोजे और डेयरडेविल को भी हर कोई खोजे, जिसपे अब अगर मैट को कहीं खुलेआम घूमना भी होता तो वो अब नहीं घूम सकता, चाहे एज अ डेयरडेविल या फिर एज अ मैट मर्डॉक। देन हमें टास्क फोर्स के लोग दिखाए जाते हैं, जो कि बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं पूरे न्यूयॉर्क के ऊपर एंड किसी को भी पकड़ के किसी को भी मारने लग रहे हैं। इवन हेक्टर अलाया, जो कि पिछले सीजन में व्हाइट टाइगर था, उसकी बीवी या फिर उसकी गर्लफ्रेंड जो भी कह लो, उसको भी वो लोग पकड़ लेते हैं, वो भी बिना बात के। एंड उनका लीडर पॉवेल चेरी को पकड़ने या फिर मारने जाता है हॉस्पिटल के अंदर, पर चेरी वहां से गायब हो जाता है तब तक। और हर एक बढ़ते दिन पर एवीटीएफ यानी कि वो टास्क फोर्स ब्रूटल होती जा रही लोगों के प्रति, मतलब 1% दया भाव दिखाती ही नहीं। सामने चाहे बच्चा बूढ़ा बड़ा कोई भी हो, वो बस तुम पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तुमको बंदी बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें वेनेसा एंड फिस्क की जोड़ी दिखाई जाती है, जो कि काफी ज्यादा कंफ्लिक्टिंग हो रखी है एंड इन दोनों के बीच में वो हमें रोमांटिक मोमेंट नहीं देखने को मिलता है, जो कि बता देता है कि इनकी लाइफ कितनी ज्यादा स्ट्रेस हो चुकी है। इवन वेनेसा को एक सिंपल सी लाइफ चाहिए कहीं दूर इन सब चीजों से, और वो इसके लिए विल्सन से पूछती भी है कि क्या तुम मेरे लिए सब छोड़कर दूर कहीं नहीं चल सकते। तो विल्सन का कहना यही होता है कि उसे अभी पूरी दुनिया पे कब्जा करना है, अभी तो बस न्यूयॉर्क ही मुट्ठी में आया है। आई मीन भाई तू होगा किंगपिन, बहुत ही पावरफुल होगा, पर तुझसे डेयरडेविल नहीं हराया जा रहा है, तो दुनिया क्या ही कॉन्कर करेगा। एंड इसी एपिसोड से हमें एक चीज और क्लियर हो जाती है कि हमें इस सीरीज के अंदर 2 तरीके के फाइट्स दिखाए जा रहे हैं, जहाँ पे फिस्क डेयरडेविल से लड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं पे वेनेसा पॉइंटडेक्स्टर यानी कि बुलजाई से लड़ने की कोशिश कर रही है, जहाँ पे विल्सन और डेयरडेविल के बीच में काफी पुराना बैंटर है। वहीं पे वेनेसा के कुछ गलत कामों की वजह से उसके और बुलजाई के बीच में एक बहुत ही तगड़ा बैंटर बन चुका है, जो कि आगे चल के एक बहुत ही की रोल निभाता है, जहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि वेनेसा को बुलजाई से काफी ज्यादा डर लगता है, और हमें ये भी पता चलता है कि बीबी ही वो इंसान है जो कि क्लाउन फिस्क बना रही है, यानी कि वो मीम वाले एक्सप्लोजिव विल्सन फिस्क का फेस लगा के मीम्स टाइप का जो वो रिपोर्टिंग करती है, वो कोई और नहीं बल्कि बीबी ही होती है। एंड बीबी अपने लिए काफी ज्यादा रिस्क ले रही है इसको करके। वहीं पे हमें मैट एंड कैरन भी दिखाए जाते हैं, जो कि काफी अच्छा टाइम बिता रहे हैं आपस में एंड इंजॉय कर रहे हैं। तभी वहाँ पे टास्क फोर्स के लोग पहुंच जाते हैं, जो कि डेयरडेविल के रेडार सेंस को नल करने वाले साउंड वेव्स भेजते हैं, जिसकी वजह से एस्पेक्ट रेशियोज फिर से श्रिंक हो जाती हैं एंड बहुत ही तगड़ा एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। अब मैट और कैरन उनमें से एक टास्क फोर्स वाले को पकड़ते हैं एंड उससे हेडक्वार्टर में लेके जाते हैं, जहाँ पे पनिशर रहा करता था। एंड वहाँ पे जाके वो उससे इन्वेस्टिगेट करता है एंड उसका एक कार्ड होता है जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होता है, वो उससे ले लेता है। देन हमें एपिसोड 3 दिखाया जाता है, जिसके अंदर ओपनिंग सीन्स ही दिखाए जाते हैं कि जगह जगह फिस्क के पोस्टर्स लगे हुए हैं कि उसकी अपकमिंग बॉक्सिंग मैच आने वाली है, जिसको तुम सब सपोर्ट करो। जहाँ पे हमें हेदर भी दिखाई जाती है, जो कि म्यूज से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी है एंड उसका हालत धीरे धीरे खराब होता जा रहा है एंड वो काफी ज्यादा ट्रॉमाटाइज भी फील हो रही है। जहाँ पे वो दीवार पे एक कील गाड़ के और म्यूज का वो जो फेस मास्क था उसे वो रखे रहती है एंड वो उसे अपने दीवार पे लगाना चाहती है, जो कि हमें दिखाता है कि उसका म्यूज से ऑब्सेशन बढ़ता ही जा रहा है। देन हमें ये भी पता चलता है कि सेफर स्ट्रीट एक्ट के तहत ये जो एवीटीएफ वाले हैं ये किसी को भी उठा लेते हैं एंड और इन्होंने जिन को उठाया वो कभी भी वापस नहीं आते। देन हमें स्वॉर्ड्समैन का एक अच्छा सा ट्रायल दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें क्लियर पता चल जाता है कि करप्शन कितना जाता है एंड हेदर के एक रिपोर्ट को चेंज करने की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है वो इंसान। जहाँ पर एपिसोड 3 खत्म होने से पहले डेयरडेविल उस रेड हुक वाले उस एरिया में पहुंच जाता है, जहाँ पे लोगों को बंदी बना के रखा गया है एंड वहाँ पे एंटर करके वो उस आर्म्स को खोज रहा होता है, पर तभी उसे बहुत सारी आवाजें सुनाई देती है, जो कि उसके राइट साइड में कई सारे लोग ट्रैप्ड होते हैं एंड उन्हें वो मजबूरी में बचाने चला जाता है। जहाँ पर उन्हें बचाते बचाते वहाँ पे गार्ड्स आने लगते हैं, जिनसे काफी अच्छा लड़ाई देखने को मिलता है तुम्हें एंड इवन उसकी मदद स्वॉर्ड्समैन भी करता है इस मामले में
में, जिसकी वजह से वो किसी ना किसी तरह उन सभी कैदियों को पकड़ता है एंड बचा के निकाल लाता है। एंड हेक्टर है कि वो जो बेटी होती है वो डेयरडेविल की मदद करती है एक बड़े वैन को लाने में, जिसकी वजह से वो सभी लोग वहां से बच के बाहर निकल जाते हैं। देन जो हमारा एपिसोड नंबर 4 है वो स्टार्ट होता है बुलजाई के एक बहुत ही नॉर्मल डे रूटीन से, जहाँ पर बुलजाई पुशअप्स मार रहा है, अपने हाथों को स्ट्रेच कर रहा है, अपने हाथ की प्रैक्टिस कर रहा है, खाना बना रहा है, खा रहा है, पड़ोस वाली आंटी के बिल्ली को खाना भी दे रहा है। ये सब करने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ पे ऑर्डर देता है मिल्क शेक का, और पीते पीते ही वो कॉल लगा देता है AVTF वालों के पास, जिनसे वो साफ साफ झूठ बोलता है कि वहाँ पे उसने पनिशर को देखा है जिसके हाथ में गन है। जिसके बाद वहाँ पे AVTF वाले तुरंत ही फटाफट पहुंच जाते हैं। एंड देन होता है इस सीजन का अब तक का सबसे बेस्ट एक्शन सीक्वेंस, जहाँ पे बुलजाई बिना देखे किसी को भी दनादन चाकू और चिमचे फेंक के मार रहा होता है। एंड भाई वो पीक, मतलब एकदम ऐसे पीक ऑर्गेज़म वाला सीन है। एंड इस एक्शन सीक्वेंस के बाद हमें एपिसोड प्रॉपर्ली शुरू किया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उन सभी लोगों को जिनको डेयरडेविल ने बचाया था उनका रिपोर्ट बनवाया जा रहा है, उनकी वीडियोस रिकॉर्ड की जा रही है ताकि सोशल मीडिया पे वायरल किया जा सके एंड किंगपिन की सच्चाई से उजागर किया जा सके। जहाँ पर इसी के बाद वहाँ पे फ्रैंक को खोजते खोजते डेयरडेविल पहुंच जाता है एंड वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, जिसके बाद उसे एक कॉइन मिलता है जो कि उसी चर्च का होता है जहाँ पे वो पला बड़ा है। एंड वो वहाँ पे पूछने के लिए और पता लगाने के लिए पहुंच जाता है, जिसके बाद उसे उस आदमी के बारे में पता चल जाता है एंड इवन उसके घर का एड्रेस भी पता चल जाता है। देन हमें वहाँ पे बुलजाई एंड डेयरडेविल के बीच में काफी ज्यादा टेंशन और एक अच्छा खासा फाइट सीक्वेंस एक्शन देखने को मिलता है। देन किसी तरह वहाँ से मैट से जान बचाकर बुलजाई वहाँ से भागता तो है। एंड देन इसके बाद हमें दिखाया जाता है किंगपिन का बॉक्सिंग फाइट, जिसमें किंगपिन पूरा तरीके से रेडी होता है। बस दिक्कत ये होती है कि वो वनेसा को बाहर भेज देता है ताकि उसके ऊपर कोई आंच ना आए। एंड क्योंकि विल्सन फिस्क इन दोनों की वजह से काफी ज्यादा पागल हो रहा है, तो उसका बॉक्सिंग मैच में जो अपोनेंट होता है उसको बहुत ही गंदी तरीके से पीटता है। वो इवन उसके अपोनेंट को बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए उन्हें एम्बुलेंस मंगवानी पड़ती है। जहाँ पे मैच स्टार्ट होते ही वो ऑलरेडी डोमिनेट कर रहा था एंड तुम्हें पता चल जाता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है। पर कहानी में असली तड़का तो तब लगता है जब वो मैच खत्म हो जाता है एंड किंगपिन सेलिब्रेट ही कर रहा होता है अपना बेल्ट। तभी वहाँ पे वेनेसा भी उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए रिंग में उतर आती है एंड वो लोग सेलिब्रेट ही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे पॉइंट डेक्स्टर यानी कि बुलजाई टपक पड़ता है और इजिली कई सारे गार्ड्स को मारता है एंड वो एक कांच का यानी ग्लास का एक एंटीक पीस फेंक के मारता है किंगपिन के ऊपर, जिसको किंगपिन इजिली डिफ्लेक्ट कर देता है अपने उस जीते हुए बेल्ट से। एंड इवन वेनेसा उसको एक गोली भी मार देती है, जिसके बाद उसको बचाने के लिए डेयरडेविल काफी ज्यादा जान लगा देता है और वहां से किसी तरह कूद काद के निकल जाता है खिड़की से। जहाँ पे ये जब खिड़की से निकलते हैं तो वहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तो वो ऐसा फील होता है जैसे वॉचर देख रहा है, जो कि ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि वो वॉचर ही था। देन हमें इस शो का सबसे बड़ा ट्रुथ रिवील होता है, जहाँ पे बुलजाई जो कि कभी मिस नहीं करता था, उसने मिस कैसे कर दिया हमें ये पता चलता है। और हमें पता चलता है कि उसने मिस नहीं किया, बल्कि वेनेसा के माथे में एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा लग गया है जो कि उसने विल्सन के ऊपर फेंक के मारा था एंड उसका निशाना सही जगह जाके लगा, जिसकी वजह से वेनेसा का ढेर सारा खून बहने लगता है, क्योंकि कांच से कटने के बाद खून रुकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एंड खून बहते बहते इतना खून बह जाता है कि जहां तक अब मुझे लगता है तो वेनेसा मर जाएगी, जिसके बाद विल्सन फिस्क और भी ज्यादा पागल होने वाला है, सच कह रहा हूँ। खैर आई होप कि ये वीडियो तुम्हें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो। मेक श्योर करना वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़ना। मेक श्योर करो कि सब्सक्राइब करके ही जाओ ताकि मैं और ऑसम वीडियो तुम्हारे लिए बना के लाता रहूं। खैर चलता हूँ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।